तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यार बैंकिंग की। बैंकिंग के अंदर हम बात करेंगे अबाउट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में हमारे पास एक बैंक्स होते हैं, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये जो बैंक्स हैं इसमें कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब ये बैंकिंग एक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करते, मतलब यहाँ पे करंट अकाउंट आप नहीं खोल सकते, यहाँ पे आप जो है सेविंग्स डिपॉजिट नहीं कर सकते, सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते। ये जो है सिर्फ और सिर्फ लोन देने के पर्पज़ से मेनली यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट के पर्पज़ से यहाँ पे आते हैं यार। लाइक नाबार्ड एग्रीकल्चर सेक्टर को, एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट्स को, हाउसिंग बैंक हाउसिंग को एक्सपोर्ट, है ना, सीडबी जो है वो सिक्योरिटीज़ मार्केट को, ये सबको यहाँ पे असिस्टेंस फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात करते हैं। बाकी हम डिटेल में बात करेंगे इनकी। एंड ये बैंकों में कमर्शियल बैंक होता है, कोऑपरेटिव बैंक होता है। कमर्शियल में शेड्यूल बैंक जो कि हमारे पास आरबीआई के जो एक्ट है उसके अंदर यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक ये रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, है ना। कोऑपरेटिव बैंक्स में हमारे पास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल यहाँ पे रजिस्टर्ड है तो शेड्यूल, नॉन रजिस्टर्ड है तो नॉन शेड्यूल। रूरल बैंक्स जो होते हैं वो गांव के एरिया में, मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स हो गए, जो स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज बिजनेस हो गए, उन लोगों को यहाँ पे लोन देने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स बनाए जाते हैं। तो इसमें भी हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो शेड्यूल का मतलब क्या है। शेड्यूल, हमने कोई बैंक को शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक बोला तो मतलब क्या है, दे आर लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 एंड मस्ट बी कॉरपोरेशन एंड पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी एटलीस्ट 500 करोड़, है ना। इनका जो पेड अप कैपिटल शेयर होता है वो कम से कम 500 करोड़ होना चाहिए, तभी जाके ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक बन पाएंगे या फिर शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक बन पाएंगे। एंड दे रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिजर्व रिक्वायरमेंट, या जो शेड्यूल बैंक होते हैं उनको रिजर्व रिक्वायरमेंट रखना पड़ता है, ठीक है। शेड्यूल बैंक क्या रखना पड़ता है, रिजर्व रिक्वायरमेंट रखना पड़ता है विद दी आरबीआई एज पर दी आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। जो सीआरआर है, एसएलआर है, ये रिजर्व रिक्वायरमेंट रखना पड़ता है शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की, तो दे कैन कैरी आउट लिमिटेड ऑपरेशन, ज़्यादा ऑपरेशन नहीं कर सकते बिकॉज रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, लाइक यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज ये इन्वॉल्व नहीं कर सकते, दे कैन नॉट डील विथ फॉरेन एक्सचेंज यार, है ना। एंड दे नीड टू मेंटेन रिजर्व रिक्वायरमेंट, बट यहाँ पे ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के अंदर यहाँ पे रिजर्व रिक्वायरमेंट रखना पड़ता है, आरबीआई एक्ट के अंदर नहीं रखना पड़ता है। नाउ इसके अंदर हम बात करेंगे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के अंदर हम बात करेंगे अबाउट ये प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो सबको पता है यार। पब्लिक सेक्टर बैंक भी सबको पता है। प्राइवेट सेक्टर में हम एचडीएफसी की बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में हम एसबीआई की बात करते हैं, फॉरेन बैंक्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स की। ये जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं इनको एस्टेब्लिश किया गया था इन 1975, है ना। रीजनल रूरल बैंक जो है इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1975 अंडर द रीजनल रूरल बैंक एक्ट ऑफ 1976। ऑब्जेक्टिव क्या है रीजनल रूरल बैंक का, टू डेवलप रूरल इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को पैसा दे के ये क्या करना चाहते हैं, रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं। इसीलिए रीजनल रूरल बैंक्स विच आर टाइप ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक इनको बनाया गया था। इनका ओनरशिप इंपॉर्टेंट है भाई, किसना किसके पास है, कितना परसेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 50% ओन करती है, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट 15% एंड द स्पॉन्सर बैंक 35%। एंड जो रीजनल रूरल बैंक है उनको सुपरवाइज कौन करता है, नाबार्ड, नाबार्ड सुपरवाइज करता है यार इनको। रीजनल रूरल बैंक के बाद हम बात करते हैं पेमेंट्स बैंक की। तो आरबीआई ने एक 2 लाख का कैप यहाँ पे पेमेंट बैंक के अंदर सेटअप किया है, मतलब जो इंडिविजुअल कस्टमर जो ये डिपॉजिट कर सकते हैं 2 लाख तक ही डिपॉजिट कर सकते हैं। जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए पेमेंट बैंक को बनाया गया। लाइक माइग्रेंट लेबरर्स हो गए, ज़्यादा पैसा ये नहीं खर्चा करते, मतलब ज़्यादा पैसा ये डिपॉजिट नहीं करते। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ज़्यादा पैसा यहाँ पे डिपॉजिट नहीं करते। लो इनकम हाउस होल्ड्स हो गए, तो उनको एक तरह से ये 2 लाख कैप तक का यहाँ पे ये डिपॉजिट कर सकते हैं पेमेंट बैंक में, जो लो कॉस्ट सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करता है। रिमिटेंशियल सर्विस कोई किसी को पैसा भेज रहा है तो इस पेमेंट अकाउंट में भेज सकता है, ठीक है। तो ये पेमेंट बैंक्स हैं यार। तो इनको एक तरह से ये है कि ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, बस दे आर रेस्ट्रिक्टेड एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट, मतलब एक सेविंग के अकाउंट एंड करेंट अकाउंट खोल सकते हो, यहाँ से आप पैसा लोन नहीं ले सकते, है ना। एंड दे कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड्स। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो पेमेंट बैंक है क्या वो क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं, नहीं भाई नहीं। क्या वो लोन दे सकते हैं, नहीं भाई नहीं।
एंड एक तरह से मोबाइल टेक्नोलॉजी को ये एम्ब्रेस करने की बात करते हैं, एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी है ना, लोग यहाँ पे मोबाइल से एक तरह से बैंकिंग एक्टिविटीज़ को एक्सेस कर पाएँ, ये सब इंश्योर करता है पेमेंट बैंक, लाइक एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं ना, इनका मेन एक्टिविटी क्या है, देखो नाम से स्मॉल, तो ये स्मॉल जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे लाइक स्मॉल बिजनेसेस, मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो इंडस्ट्रीज, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज़ हैं, उनको पैसा, उनको बैंकिंग एक्टिविटीज़, बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करने की बात करता है। यहाँ पे डिपॉजिट एंड लेंडिंग दोनों होता है यार, ठीक है। लेकिन 75% जो क्रेडिट है उसको किसको एलोकेट करना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जो कि आरबीआई ने क्लासीफाई किया, लाइक इसमें एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर सब सेक्टर्स आते हैं, एमएसएमईज आते हैं, तो उनको देना पड़ता है पैसा। एंड इसका कोई ज्योग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है एक पर्टिकुलर एरिया में ही काम करेगा, कोई भी आके यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी आके एक्सेस कर सकता है। एंड ये 50% जो ये लोन देते हैं, देखो भाई अभी तक के जो पेमेंट बैंक थे वो लोन नहीं दे पा रहे थे, बट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो लोन दे पाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज किया जाए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन 50% अपना लोन जो है वो अप टू 25% तौर पे ही यहाँ पे दे सकते हैं यार, ठीक है। लोकल एरिया बैंक की बात करें तो 1996 में यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाया था लोकल एरिया बैंक का। इसका पर्पस क्या है कि न्यू प्राइवेट लोकल बैंक बनाना है टू और मोर कंटिन्यूस आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में, एक तरह से रूरल सेविंग्स को वहाँ पे लोकल इन्वेस्टमेंट के तौर पे मोबिलाइज करने का कोशिश कर रहे थे ये। बट आज के तौर पे ओनली 4 ही एग्जिस्ट करते हैं, इसमें से एक हमारे पास क्या है, कोस्टल लोकल एरिया बैंक इन विजयवाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में है ना। कुछ फंक्शनिंग लोकल बैंक्स ही हैं हमारे पास, ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, ख़त्म हो चुके हैं। नाउ ये हमने बात कर ली अबाउट व्हाट, ये हमने बात कर ली कमर्शियल बैंक्स की, जिसमें शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की बात की। ये जो लोकल एरिया बैंक्स है इसमें अभी तक जो फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स में चलते हैं, इसमें हमने विजयवाड़ा की बात की, रूरल, है ना। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं बट कोऑपरेटिव बैंक्स में, इसमें अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। सो जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, दिस आर दी फाइनेंशियल एंटिटीज जो कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे बेस्ड है, सबका साथ सबका विकास पे बेस्ड है। सो दे प्रोवाइड बैंकिंग एंड क्रेडिट सर्विस टू दी मेंबर्स यार। ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इसका डुअल रेगुलेशन होता है, आरबीआई भी रेगुलेट करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी रेगुलेट करते हैं। आरबीआई का सुपरवाइजरी रेगुलेटरी रोल होता है, स्टेट गवर्नमेंट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ओवरसाइट करते हैं। फंक्शन की बात करें तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ये एग्रीकल्चर को लोन प्रोवाइड करते हैं, स्मॉल बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैं लोग उनको यहाँ पे ये क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ में यार। ऑल्सो ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, क्रेडिट मतलब लोन देते हैं, अदर बैंकिंग सर्विसेज यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं। अर्बन एरियाज में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स देखने को मिलते हैं, इनको हम प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी बोलते हैं। एंड जो रेगुलेशन है इट वेरीज बेस्ड ऑन द रजिस्ट्रेशन अंडर द स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, ठीक है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है, या फिर जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन है, किस चीज़ के ऊपर रजिस्ट्रेशन है उसके बेसिस पे यहाँ पे ये रेगुलेशन जो है वेरी करता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। नेक्स्ट हम बात करें रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम की, तो ये जो है मेनली क्रेडिट फ्लो प्रोवाइड करते हैं टू दी एग्रीकल्चर सेक्टर यार। और एग्रीकल्चर की बात होगी तो नाबार्ड की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यार, तो ये इसको सुपरवाइज करता है। जो रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसको नाबार्ड सुपरवाइज करता है, एंड आरबीआई ने सुपरवाइजरी पावर दिया है किसको, नाबार्ड को। एंड जो रजिस्ट्रार है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के स्टेट के अंदर वो इसको यहाँ पे दोनों सुपरवाइज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ की, जो कि विलेज लेवल पे होते हैं, है ना। दिस इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 यार। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो वो स्टेट लेवल पे होते हैं। याद रखने की बात यह है कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ है ये हमारे पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के अंदर नहीं आते, बाहर में आते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट दी कोऑपरेटिव बैंक्स की, जिसमें अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स की बात की। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो है दिस डज नॉट कम अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्मॉल है, स्मॉल 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 प्राइमरी यार, पीएसीएस, ये प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव EACS इज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो है दिस डज नॉट कम्स अंडर दी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट,
ये याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, मतलब ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते यार, जैसे बैंक से कर रहे थे। ये मेन जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, कुछ जगह क्रेडिट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, नाम से समझ रहे हैं नॉन बैंकिंग का मतलब है ये जो बैंकिंग जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं लाइक डिपॉजिट्स हो गया, ये सब यहाँ भी एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। तो ये रेगुलेट एंड सुपरवाइज कौन करता है भाई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आरबीआई। एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबसे जो पार्ट आता है दैट इज ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नाम से समझ आ रहा है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मतलब डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से इनको बनाया गया है। सो दिस आर सेक्टर स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, जो सेक्टर वाइज लाइक एग्रीकल्चर के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, हाउसिंग के लिए, है ना, अलग अलग सेक्टर्स के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए इनको बनाया गया है। दिस आर ऑल्सो नोन एज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यार। सबसे पहले तो हम बात करते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के अंदर नाबार्ड की, दैट इज नेशनल बैंक। इनको बनाया गया है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1981। सो दिस इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये पैसा प्रोवाइड करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है किसको, एग्रीकल्चर प्रमोट करने के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए, रूरल इकोनॉमी एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए क्रेडिट मतलब लोन प्रोवाइड करता है नाबार्ड, ठीक है। डायरेक्टली लोन नहीं प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेटर का काम करता है, जो रीजनल मतलब या फिर रीजनल रूरल बैंक्स हैं या फिर जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो कि पैसा देते हैं उनको, और जो लोग हैं उनको यहाँ पे जोड़ता है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड इट एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर, बिचौला, है ना। आरबीआई ने ये सुपरवाइजरी पावर नाबार्ड को दिया है कि हमारे पास आरआरबी रीजनल रूरल बैंक से जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास पैसा जाएगा, कैसे जाएगा, नाबार्ड के थ्रू जाएगा। ये इंटरमीडिएरी या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। ये डायरेक्टली क्रेडिट नहीं देते, इनको लोन नहीं देते, बस बीच में एक कोऑर्डिनेटर का तरह से काम करता है। सो डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट क्रेडिट एट इंडिविजुअल लेवल बट ऑफर इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू refinance to institutions supporting rural sector. So it provide direct finance to institution approved by the central government, ठीक है। डायरेक्ट फाइनेंस दे सकता है लेकिन किसको, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, नहीं तो ये एक इंडिविजुअल को क्या करता है, रीजनल रूरल बैंक से या फिर जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक से उनसे जोड़ता है एज अ कोऑर्डिनेटर और उनको पैसा प्रोवाइड करवाता है फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और जो छोटे छोटे एक्टिविटीज़ है उसके लिए, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट नाबार्ड की। नेक्स्ट हम बात करें स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक की, नाम से समझ आ रहा है सिडबी, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। सो इट इज़ एस्टेब्लाइज अंडर द 1990, है ना, एस्टेब्लाइज किया गया था 1990 में इसको, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1989 के अंदर। तो इसका मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर प्रमोटिंग फाइनेंसिंग एंड डेवलपिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। एमएसएमई सेक्टर को ध्यान में रखते हुए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी को बनाया गया था। मेन जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है फॉर एमएसएमईज वो कौन है भाई, सिडबी। नेशनल रूरल बैंक की बात करें, सॉरी नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करें, नाम से समझ आ रहा है हाउसिंग बैंक यार। सो इट इज एस्टेब्लाइज्ड इन 1988 अंडर दी नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट ऑफ 1987। एंड ये की एजेंसी है जो कि एनकरेज करता है हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को एट लोकल एंड रीजनल लेवल, लोकल एंड रीजनल लेवल पे जो कि एजेंसी है जो कि यहाँ पे इसको क्या करता है, एनकरेज करता है हाउसिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, वो कौन है, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये भी डायरेक्ट क्रेडिट ऑफर नहीं करता इंडिविजुअल को बट इट ऑफर इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस यार थ्रू रीफाइनेंस, कोई और जो पैसे देता होगा उसको बीच में इसको जोड़ता है ये, ठीक है। इंडिविजुअल को जो फाइनेंस करने वालों से जो है नेशनल हाउसिंग बैंक जोड़ता है। एक्सिम बैंक, ठीक है, ये 1982 के अंदर एस्टेब्लिश किए गए थे अंडर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1981। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू द एक्सपोर्टर्स या एंड इम्पोर्टर्स, नाम से समझ रहे हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के लिए। तो एक सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है वो नाम से समझ रहे हैं सेक्टर स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ नहीं देखा हमने, नाबार्ड को देखा हमने, एमएसएमईज के लिए हमारे पास स्मॉल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक की बात की, सीडीबी की, हाउसिंग बैंक्स की बात की फॉर दी हाउसिंग सेक्टर एंड एक्सिम एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के लिए एक्सिम बैंक की बात की। सो यहाँ पे ये जो है ना ये प्राइमरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हैं उनके साथ यहाँ पे ये इन्वॉल्व करते हैं और उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनको पैसा जरूरत पड़ी तो। एंड इट एक्सटेंड लोन टू ओवरसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
रीजनल डेवलपमेंट बैंक, सोवरेन गवर्नमेंट एंड अदर एंटिटीज जो कि इंपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया, जो इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज उनको लोन प्रोवाइड करने की बात करता है। ठीक है, जो जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के साथ इन्वॉल्व है उनको पैसा देने की बात करता है। नेक्स्ट हम बात करें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की, तो इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द आरबीआई एक्ट यार, दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 to 2013 के अंदर ये रजिस्टर्ड है। देयर बिजनेस इंक्लूड लोन, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़, ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं ये लोन लेते हैं, लोन देते हैं, सिक्योरिटीज़ का लेते हैं, एक्वायर करते हैं, हायर परचेस करते हैं, इंश्योरेंस, शीट बिजनेस, ये सब में यहाँ पे लीजिंग, ये सब में इन्वॉल्व होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एंड इट एक्सक्लूड इंस्टीट्यूशंस प्राइमरली जो कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स है ना, ये सब में जो इन्वॉल्व होते हैं वो सबको यहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं। एंड प्रोवाइडिंग सर्विस एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, वो सब यहाँ पे नहीं आते नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर। मेनली ये प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ होते हैं जो कि एक तरह से फ़ायदे के मोटिव में बने होते हैं। तो ये एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ लेते हैं, लोन देते हैं, लीजिंग, हायर परचेस का काम करते हैं, चिट फंड, इंश्योरेंस, ये सब। ठीक है, एंड सर्टेन एनबीसीज जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, दे आर रेगुलेटेड बाय अदर अथॉरिटीज़, लाइक हमारे पास सेबी हो गया, आईआरडीआई, कुछ यहाँ पे एनबीएफसीज हैं उनको सेबी, आईआरडीआई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये सब यहाँ पे इनको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ये कंपनीज एक्ट के अंदर आते हैं, आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, बट सीडबी बोलता हूँ, सेबी, आईआरडीआई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये सब रेगुलेट करते हैं, है ना। तो ये भी हमारे पास किसके अंदर आता है भाई, ये हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं, लाइक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। प्राइमरी डीलर्स की बात करें तो ये रजिस्टर्ड होते हैं विद द आरबीआई यार, इनके पास ये लाइसेंस होता है। प्राइमरी डीलर क्या करते हैं भाई, बाय करते हैं, सेल करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, प्राइमरी सेक्टर से लेते हैं, एंड प्राइमरी मार्केट से लेते हैं और सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं हम, ना। दे एक्वायर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट एंड रीसेल देम इन द सेकेंडरी मार्केट, जिसकी वजह से ये वाइटल रोल दोनों मार्केट में, प्राइमरी मार्केट इज दी जहाँ पे स्टॉक इशू होते हैं, एंड सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे स्टॉक जो है वो शेयर होते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को प्राइमरी मार्केट से लेकर सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं, दोनों जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्राइमरी डीलर्स। एक होते हैं क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज या सीआईसीज की बात करें तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज जो है वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, है ना, जो कि बैंक के फॉर्म में, एनबीसीज के फॉर्म में, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में एज अ मेंबर यहाँ पे इनको एनलिस्ट करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट एनलिस्ट बैंक, एनबीसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज मेंबर्स। ओके, एंड जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं, एक तरह से ये सबसे डाटा यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बैंक्स, एनबीएफसीज, फिर एनबीसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अ मेंबर यहाँ पे इनको एनलिस्ट करते हैं। एंड जो डाटा है, एग्रीगेट डाटा आइडेंटिफाई करते हैं इन्फॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेस फॉर्म देयर मेंबर्स, उनके मेंबर्स से। तो एक तरह से इसको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई अंडर द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005। मतलब जो हमारे पास सिविल स्कोर जो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन की, आदमी ठीक से लोन चुका रहा है कि नहीं लिया है, तो कोई कितना लोन ले सकता है, वो सब चीज़ को कौन देखता है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज यार। कुछ डी सिप्स होते हैं डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक से, इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर ये फेल कर गए तो हमारे डोमेस्टिक इंपॉर्टेंट मतलब जो बैंक्स हैं वो डूब जाएंगे, इकोनॉमिक बहुत नुकसान होगा। सो आरबीआई आइडेंटिफाइज टू बिग टू फेल बैंक्स, लेबलिंग दैम एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, लाइक यहाँ पे इंडिया के अंदर सेबी बोलता है, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये हमारे पास डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक हैं। ये 2% से ज़्यादा जीडीपी साइज़ रखते हैं भाई, इनका जो एसेट साइज़ है ना ये 2% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा होता है ना। एंड ये हर साल अपडेट होते हैं। वैसे ही आरबीआई डिक्लेयर करता है नॉन बैंकिंग कंपनीज़ को एज डी सिप्स इफ़ देयर एसेट साइज एक्सीड 500। जो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं अगर उनका एसेट साइज 500 से ज़्यादा है तो उनको हम डी सिप्स बोल देती है आरबीआई। कुछ आईआरडीएआई जो है वो भी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी यहाँ पे इशू करता है, जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस जो है उनको भी लेबल करता है यार आईआरडीएआई, बेस्ड ऑन द एसेट अंडर मैनेजमेंट एंड प्रीमियम अनरिटन यार।
कितना प्रीमियम उसके बेसिस में। 2020-21 में LIC को, GIC को, NIAC को इसको डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस बैंक के तौर पे लेबल किया गया था, किसके द्वारा? IRDAI के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी बैंकिंग की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब गवर्नमेंट बजटिंग की। बजटिंग का मतलब क्या होता है? बजट एक एस्टीमेट होता है, अनुमान होता है भाई, ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। कितना अनुमान लगाते हैं, कितना खर्चा होगा, है ना, कितना खर्चा होगा, कितना आमदनी होगा, कितना इनकम होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, इसका एक फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक एस्टीमेट होता है बजट। आर्टिकल 265 एंड 266 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 265 क्या बोलता है कि कोई भी टैक्स लेवी नहीं किया जाएगा या फिर कलेक्ट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट दी ऑथोरिटी ऑफ लॉ, है ना। कोई अथॉरिटी जिसको बोला गया कि ये टैक्स लेगा वही ले सकता है टैक्स, ठीक है, वही टैक्स लगा सकता है, कोई और उसका नहीं ले पाएगा। ये आर्टिकल 265 बोलता है। 266 क्या बोलता है? नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड एक्सेप्ट व्हेन द ऑथराइजेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, कोई भी एक्सपेंडिचर यहाँ पे नहीं किया जाएगा जब तक ऑथराइज कौन ना किया जाए? लेजिस्लेचर, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो चाहे वो पार्लियामेंट हो। जो रिसीप्ट्स हैं, ठीक है, या फिर जो टैक्सेस है उसको फाइनेंस बिल से आप बजट में डाल सकते हो। मतलब गवर्नमेंट टेक्स अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द टैक्स एंड रिसीप्ट्स थ्रू फाइनेंस बिल। ठीक है, गवर्नमेंट अगर किसी टैक्स लेना चाह रही है, कहीं से रिसीप्ट लेना चाह रही है, तो उसके लिए पहले अप्रूवल लेती है पार्लियामेंट से थ्रू फाइनेंस बिल अंडर आर्टिकल 110, एंड ये बजट में जाएगा। फिर वो पैसा को निकालना है एक्सपेंडिचर के लिए तो अप्रोप्रिएशन बिल से, है ना, अप्रोप्रिएशन बिल से यहाँ पे क्या लेना पड़ता है? अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से। ठीक है, सो गवर्नमेंट टेक्स द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द टैक्सेस और रिसीव्ड थ्रू द फाइनेंस बिल अंडर आर्टिकल 110 एंड फॉर एक्सपेंडिचर थ्रू द अप्रोप्रिएशन बिल अंडर आर्टिकल 114। बजट को प्रिपेयर कौन करता है भाई? बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द बजट डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ट्रिक क्या है? ABCDEF। बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। काइंड ऑफ बजट बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड के बेसिस पे बजट होते हैं। फुल बजट यार, इसमें पूरा पूरा गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है ना, एंड रिसीव्ड है, उसका एस्टीमेट होता है फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर, पूरे का पूरा एक साल के लिए। बट जिस साल चुनाव होता है, इलेक्शन ईयर में, रूलिंग गवर्नमेंट एक तरह से इंटरिम बजट प्रिपेयर करता है। इट इज़ अ सेट ऑफ कंप्लीट अकाउंट इंक्लूडिंग बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। ऐसा नहीं है कि भाई इंट्री बजट में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर होते हैं, रिसीट नहीं होते, नहीं। इंट्री बजट में एक्सपेंडिचर एंड दोनों चीज़ें होती हैं, बट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, An interim budget gives the complete financial statement. It is very similar to full budget, but एक part of the year, time duration कम होता है। When new government will be formed, it shall prepare the full budget। ठीक है, जिस साल चुनाव होता है उस साल इंटरिम बजट बनाया जाता है, एंड जब नया गवर्नमेंट आएगा तो पूरा बजट बनाएगा। एंड देर इज़ नो सच कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है संविधान कि आपको इंटरिम बजट बनाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास स्टेटमेंट बोला जाए कि यार इंटरिम बजट प्रिपरेशन इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज़ इनकरेक्ट यार, है ना, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है। एक अनरिटन कन्वेंशन जो कि ये फॉलो किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, इन्होंने मिलकर डेवलप किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें वोट एंड अकाउंट की, मतलब बजट के अलावा आपको खर्चे की जरूरत पड़ी, बजट नहीं आया सपोज करो, है ना, आपको पैसा की जरूरत पड़ी। इफ बजट हैज़ नॉट बीन पास्ड एंड द गवर्नमेंट नीड मनी फॉर इट्स नॉर्मल एक्टिविटी, तो आप क्या करते हो यहाँ पे? इन केसेस कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑथराइज लोकसभा की वो क्या कर सकता है? ग्रांट इन एडवांस, मतलब पहले से पैसा दे सकता है इन रेस्पेक्ट टू द एस्टीमेट एक्सपेंडिचर। कितना खर्चा आपको चाहिए उसको आप बता दो, पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम खर्चा दे सकते हैं, बाद में वो बजट से क्या हो जाएगा? अप्रोप्रिएट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। लेकिन इसको ऑथराइज कौन करेगा भाई? लोकसभा ऑथराइज करेगा, गवर्नमेंट अगर चाहेगा तो वो क्या करेगा? ग्रांट इन एडवांस यहाँ पे लोकसभा से पास करेगा। एंड पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ वोटिंग ऑफ द डिमांड फॉर ग्रांट, है ना, डिमांड फॉर ग्रांट द इनैक्टमेंट ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल। यहाँ पे अप्रोप्रिएशन बिल से और जो डिमांड ऑफ ग्रांट है वहाँ से पैसा लिया जाता है भाई। ओके, नॉर्मली जो वोट एंड अकाउंट है इज टेकन फॉर 2 months,
है ना, फॉर सम इक्वलेंट टू 6 month ऑफ द एस्टीमेट एक्सपेंडिचर फॉर द एंटायर ईयर अंडर वेरियस डिमांड फॉर ग्रांट। ठीक है, ये जो एस्टीमेट एक्सपेंडिचर होता है उसका 1/6 होता है, एंड जनरली ये 2 months के लिए लिया जाता है, वोट एन अकाउंट जो है। तो ये हमने बात की बजट बेस्ड ऑन दी ड्यूरेशन टाइम पीरियड। ना बजट बेस्ड ऑन दी थीम की बात करें तो जीरो बेस्ड बजट, मतलब यहाँ पे बेस जीरो मान के चला, पिछले साल क्या हुआ वो सबको भूल गए, हमने जीरो बेस रखा है ना, स्क्रैच से स्टार्ट किया। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड और डाटा यार। ऑल द एक्सपेंसेस आर कैलकुलेटेड फ्रेश। ठीक है, पिछले प्रीवियस जो एक्सपेंडिचर्स हैं कितना इंक्रीज करना है वो सब नहीं ध्यान दिया था, सब चीज़ फ्रेश कैलकुलेट किया जाता है। एंड एक्सेसिव एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो वेरियस एक्टिविटीज़ में होते हैं उसको आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कर दिया जाता है, किसके अंदर, जीरो बेस्ड बजट के अंदर। आउटकम बजट, लेकिन देखो भाई आउटले या फिर आउटकम, ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। आउटकम बजट इट रिफ्लेक्ट द एंडेवर ऑफ द गवर्नमेंट टू कन्वर्ट आउटले इनटू आउटकम, मतलब जो यहाँ पे जो प्रतिज्ञा लिए हैं, जो मोटिव है इनका या फिर जो एम है, जो सोच है आउटले, उसको आउटकम में कन्वर्ट करना है। द आउटकम बजट इज़ एन एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू बी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल टू द पीपल। जो मैंने बोला है उसको यहाँ पे है ना, जो मैंने वादे किए हैं उसको यहाँ पे मैं आउटकम में लाऊंगा, उसको क्या बोलते हैं, आउटकम बजट। ठीक है, लोगों को अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट होने के लिए यहाँ पे इसको गवर्नमेंट का एफर्ट है, आउटकम बजट। नेक्स्ट है जेंडर बजट, नाम से समझ आ रहा है भाई, इट इज़ फॉर जेंडर फॉर्म, है ना, जेंडर सेंसिटिव फॉर्मुलेशन है भाई, लेजिस्लेशन, पॉलिसीज, प्लान, प्रोग्राम, स्कीम्स, रिसोर्स एलोकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, ऑडिट्स, इम्पैक्ट जो है वो इस प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स का जेंडर सेंसिटिव होता है, मतलब जेंडर कमिटमेंट्स हैं जो कि बजटरी कमिटमेंट्स में यहाँ पे ट्रांसलेट हुए हैं, है ना। ठीक है, हमने बोला कि भाई बच्चों हम लोग इक्वालिटी लाएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग फीमेल एजुकेशन पे ध्यान देंगे, तो कैसे ध्यान दोगे, पैसा दोगे ना, पैसा नहीं दोगे तो कहाँ से होगा, सब चीज़ पैसे से होता है दुनिया में। तो इन्होंने बोला नहीं भाई देखो हम ये करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जेंडर बजट में हमने सोचा। उज्ज्वला योजना, है ना, महिला को यहाँ पे शक्ति केंद्र, ठीक है, जो गांव की जो बहनें हैं, बेटियां हैं, है ना, माताएं हैं, वो जो यहाँ पे चूल्हे पे खाना बनाते थे उसको यहाँ पे उज्ज्वला योजना, है ना, अपने सिलेंडर दिया, आंगनवाड़ी, ये सब जो है वो जेंडर बजटिंग का पार्ट है। एंड इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, इंडियन बजट में 2005-06 में। तो ये जेंडर कमिटमेंट्स को बताता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम गवर्नमेंट के अकाउंट्स की बात करेंगे, जहाँ पे हम 3 अकाउंट्स की बात करेंगे, एक कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एक है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये जो पहला है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसके अंदर कौन कौन से रिवेन्यूज आते हैं, दिस फंड कंसिस्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट रिवेन्यूज, जो गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ना थ्रू रिसीप्ट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ लाइक रेलवे से रिसीप्ट, पोस्ट से, ट्रांसपोर्ट से, गवर्नमेंट PSU से जो रिसीप्ट्स आ रहे हैं वो सब कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएंगे। जो लोन लिए गए हैं इंडिया, है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने थ्रू नोटिफिकेशन, ट्रेजरी बिल्स या फिर फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जो लोन लिए हैं वो कहाँ पे जाएंगे, CFI में जाएंगे, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएंगे। जो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ऑपरेशंस का जो करती है, लाइक डेट रीपेमेंट जो कर चुका रही है, या फिर स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी को लोन दे रही है, वो सब कहाँ से जाता है भाई, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है। एंड ये जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इसमें से आप पैसा बिना परमिशन के, बिना पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन से आप फंड यहाँ से नहीं निकाल सकते। एंड जो कंट्रोलर जनरल होता है, जो कि अंडर आर्टिकल 148 यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, ये ऑडिट करता है भाई कि इसका पैसा ठीक से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। एक फंड को ऑडिट करता है, रिपोर्ट देता है भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। एंड ये जो प्रोविजंस है ऑफ दिस फंड इज गिवन अंडर आर्टिकल 266 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 266 क्लॉज 1 जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। नेक्स्ट हम बात करें कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की, तो एक तरह से ये रिजर्व फंड होता है भाई, स्पेसिफिक नीड, हमको अगर ज़रूरत पड़ा अचानक से बहुत सारे पैसे की, तो लाइक इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया, है ना, अचानक से हमारे पास नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उस सब में हमारे पास एक रिजर्व पैसा की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमारे पास पार्लियामेंट्री अप्रूवल का टाइम नहीं है भाई कि हम लोग उतना, हमको तुरंत पैसा चाहिए, तो उस समय कंटिजेंसी फंड का इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैनेज कौन करता है, प्रेसिडेंट यार। एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, वो इसको ओवरसाइट करता है प्रेसिडेंट के नाम पे।
एंड इट अलाउज द गवर्नमेंट टू एड्रेस अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस बिफोर द पार्लियामेंट अप्रूव द स्पेंडिंग। स्पेंडिंग करने से पहले अगर अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा जरूरत पड़ गया तो कहाँ से पैसा लिया जाएगा, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से लिया जाएगा। एंड अगर बाद में फिर से पार्लियामेंट ने फिर इसको अप्रूव कर दिया तो जो मनी जो खर्चा किया गया था कंटिजेंसी फंड से वो वापस से रिप्लेनिश हो जाएगा। कहाँ से आ जाएगा पैसा, इसके पास कॉन्सेंट फंड ऑफ इंडिया से। एंड यहाँ पे फंड बैलेंस मेंटेन रखते हैं भाई कंटिजेंसी फंड में। एंड लास्टली पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑल अदर मनीज अदर देन जो कि कवर्ड हुए कॉन्सेंट फंड ऑफ इंडिया में जो जो कवर हुए थे, यहाँ पे मैंने बताया था भाई क्या क्या कवर होता है, ये सब कंटिजेंसी फंड में कवर होता है। इसके अलावा जो भी सरकार को जो पैसा मिलता है वो सब कहाँ जाता है भाई, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। तो कौन कौन सा पैसा है जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है भाई, हमारे पास जो डिफेंस फंड है, जो बैंक सेविंग अकाउंट है वेरियस मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट, वो सब इसके अंदर जाते हैं। नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है, वो सब पैसा कहाँ जाता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड जो मनी अर्न किया जाता है डिस इन्वेस्टमेंट, सपोज मैंने यहाँ पे हमने एयर इंडिया को बेच दिया, जो पैसा मिला वो कहाँ पे जाएगा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाएगा। प्रोविडेंट फंड से, पोस्टल इंश्योरेंस से, या फिर और बहुत सारी चीज़ों से जो पैसा आता है जो सीएफआई में नहीं जाता। मैंने बताया ना सीएफआई के अंदर कौन कौन से पैसे जाते हैं मैंने बता दिए। जो उसके अलावा जो भी पैसे सब कहाँ जाते हैं, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। एंड गवर्नमेंट डज नॉट नीड परमिशन टू टेक एडवांस फ्रॉम दिस अकाउंट। ठीक है, तो आप एक याद रखना सीएफआई जो है पापा का अकाउंट मतलब उसमें परमिशन जरूरत पड़ती है पापा के अकाउंट से पैसा निकालने के लिए, है ना। एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया खुद का अकाउंट है, ओन अकाउंट। तो मेरा खुद का पॉकेट मनी आप सोच सकते हो, जो पॉकेट मनी है जो इसमें से मैं कहीं खर्चा कर सकता हूँ बिना पूछे। और ये आप याद रखना कंटिजेंसी फंड को मम्मी का फंड समझना, बिना परमिशन से मम्मी से इमरजेंसी में यहाँ पे जरूरत पड़ी मम्मी का फंड तो कंटिजेंसी फंड बोलते हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट डज नॉट नीड परमिशन टू टेक एडवांस फ्रॉम दिस अकाउंट यार। एंड इसका जो ऑडिट है वो भी कौन करता है, सीएजी करता है। एंड यहाँ पे आर्टिकल 266 क्लॉज 2 के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 266 आर्टिकल 266 क्लॉज 1 जो है वो सीएफआई को बनाता है। एंड आर्टिकल 266 क्लॉज 2 जो है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया को बनाता है। इसमें परमिशन की जरूरत पड़ती है, इसमें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट द गवर्नमेंट बजटिंग की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द बजट क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो आर्टिकल 112 जो है वो क्या बोलता है, दी बजट मस्ट डिस्टिंग्विश द एक्सपेंडिचर ऑन रिवेन्यूज अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर दैट इज कैपिटल अकाउंट। अंडर आर्टिकल 112 बोलता है कि जो बजट होगा उसके अंदर जो एक्सपेंडिचर्स होंगे ऑन रिवेन्यू अकाउंट उसको अलग रखेगा फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर दैट इज कैपिटल अकाउंट। दोनों एक्सपेंडिचर को अलग रखना ऐसा बोलता है, याद रखना भाई, है ना। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर से अलग अलग रखना ये बोलता है आर्टिकल 112। बजट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एक रिवेन्यू बजट होता है, एक कैपिटल बजट होता है। रिवेन्यू बजट में भी रिवेन्यू रिसीप्ट्स होते हैं एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रिवेन्यू रिसीप्ट्स में भी टैक्स रिवेन्यूज एंड नॉन टैक्स रिवेन्यूज। याद रखना कैपिटल इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, एसेट और लाइबिलिटीज। ठीक है, एसेट कर्ज या पूंजी के साथ जो रिलेटेड है वो कैपिटल बजट के अंदर आएगा, है ना। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, यहाँ पे कैपिटल रिसीप्ट्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। क्या होता है इसका मतलब मैं समझाऊंगा, बट आपको याद रखना है कैपिटल इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू एसेट क्रिएशन, और एसेट खत्म हो रहा है, एसेट और लाइबिलिटीज कर्ज का, या फिर आपके पास कोई जिम्मेदारी आ रहा है कोई, है ना, तो ये हमारे पास कैपिटल बजट के अंदर आएगा, कैपिटल वाली चीज़ों में आएगा। देखते हैं अब आगे रिवेन्यू रिसीप्ट्स। रिवेन्यू रिसीट्स का मतलब क्या है, दिस आर दी गवर्नमेंट रिसीप्ट दैट नाइदर क्रिएट लाइबिलिटीज नॉट डिक्रीज गवर्नमेंट एसेट्स। लाइबिलिटीज आपके ऊपर कुछ चुकाना है ऐसा कोई जिम्मेदारी भी क्रिएट नहीं करता, नाइदर इट डिक्रीज दी गवर्नमेंट एसेट, गवर्नमेंट का जो एसेट है उसको भी कम नहीं कर रहा है और पैसा आ रहा है, किसी चीज़ को बेच के भी पैसा नहीं आ रहा है, कहीं उधारी से भी पैसा नहीं आ रहा है, तो ये रिवेन्यू रिसीप्ट्स होगा। एंड दे आर नॉन रिडीमेबल, है ना। दो टाइप्स के होते हैं, नॉन रिडीमेबल होते हैं। इसमें हमारे पास टैक्स रिवेन्यूज़ आते हैं लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो। नॉन टैक्स रिवेन्यूज़ आते हैं लाइक जो इंटरेस्ट रिसीव, किसी को मैंने लोन दिया उसका जो इंटरेस्ट आया गवर्नमेंट लोन्स पे,
एंड जो डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स जो कि इन्वेस्टमेंट मैंने किए, सपोज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हमने गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है तो उसका जो डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट आया वो आते हैं यार नॉन टैक्स रिवेन्यू के अंदर। फीस फाइन्स जो सर्विस रिलेटेड रिसीप्ट्स हैं लाइक पासपोर्ट फीस, वो सब नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट्स के अंदर आते हैं, है ना, दे आर नॉन रिडीमेबल। And cash grant from foreign countries and international organization also contribute to non tax revenues। ठीक है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन कंट्रीज ने यहाँ पे जो टैक्स जो कैश ग्रांट्स दिए हैं वो नॉन टैक्स रिवेन्यूज के अंदर आएंगे, मतलब ये कहाँ जाएगा, रिवेन्यू रिसीप्ट्स में। ठीक है, तो रिवेन्यू रिसीप्ट्स इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, रिवेन्यू बजट। नाउ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू जो हम लोग खर्च कर रहे हैं, ठीक है, सो इससे क्या हो रहा है, हमारा लाइबिलिटीज़ वो कम भी नहीं हो रहा है और एसेट हमारा बढ़ भी नहीं है, नाइदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस लाइबिलिटीज़ यार। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग जिसके वजह से हमारे लाइबिलिटीज़ जो हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जो है ना कर्ज टाइप का जो चीज़ें हैं वो हमारे कम भी नहीं हो रहे हैं और हमारे पास पूंजी भी नहीं आ रहा है, मतलब एसेट भी क्रिएट नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। या यहाँ पे जो रेगुलर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए जो एक्सपेंसेस किए आते हैं वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं, लाइक जो इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द सेंट्रल डेट या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट्स दिए जाते हैं, लोकल बॉडीज़ को ग्रांट्स दिए जाते हैं, वो सब इसके अंदर सैलरीज पेंशन एंड सब्सिडीज़ आते हैं यार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दे के पूछा जाएगा भाई कि बताओ ये किसके अंदर आएगा, तो आपसे कोई पूछेगा इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द सेंट्रल बैंक डेट। मैंने सेंट्रल बैंक का जो डेट है उस पर मैंने क्या किया है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सपोज कोई लोन लिया है उसका इंटरेस्ट पेमेंट किया, तो इससे मेरा एसेट भी कम नहीं हुआ और लाइबिलिटीज़ भी कम नहीं हुई भाई। तो इंटरेस्ट पेमेंट किया ना भाई हमने, अमाउंट पेमेंट नहीं किया, याद रखना, लोग कंफ्यूज आते हैं भाई, बोलेंगे इंटरेस्ट पेमेंट से लाइबिलिटीज़ कम होंगी, नहीं भाई लाइबिलिटीज़ कम नहीं हो रही है, लाइबिलिटीज़ उतना ही है, हमने लोन लिया है, लोन का अगर प्रिंसिपल अमाउंट दे दे तो लाइबिलिटीज़ कम होगी। ठीक है, तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं भाई, इसीलिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ बहुत लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बार बार क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ से पूछती है। इसके अंदर डिडक्टिव फंक्शनिंग के लिए जो चीज़ें आती हैं लाइक सैलरीज पेंशन जो हैं, है ना, सब्सिडीज़, वो सब किसके अंदर आते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। नाउ कैपिटल रिसीप्ट्स की बात करें, सो गवर्नमेंट अर्निंग दैट आइदर, उसमें क्या होता है, लाइबिलिटीज़ मतलब मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी पैदा होती है और मेरे एसेट्स रिड्यूस हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीप्ट। सपोज मैंने एक बिल्डिंग रखा था उसको बेच दिया तो मेरा एसेट रिड्यूस हो गया, या फिर मैंने किसी से लोन ले लिया तो मेरे अंदर लाइबिलिटीज़ आ गई, तो वो हमारे पास कैपिटल रिसीप्ट्स के अंदर आते हैं। एक प्रकार से आप बहुत सारी चीज़ें हैं बट मैं बता रहा हूँ बेसिक चीज़ें कौन सी हैं। सो कैपिटल रिसीट्स में हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स की बात करें तो मैंने पब्लिक से लोन ले लिया तो लाइबिलिटीज़ क्रिएट हुआ, तो ये किसके अंदर आएगा, कैपिटल रिसीट्स के अंदर। गवर्नमेंट बोरिंग फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से बोरो किया मैंने, गवर्नमेंट ने बैंक से बोरो किया, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से थ्रू दी सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज़ लाइक ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज़ उनको दे दिया, तो इससे क्या हो जा रहा है भाई, हमारे पास एक लाइबिलिटीज़ आ रही है कि बाद में जो डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं उसको मैं वापस से लूँगा और पैसा दूंगा। लोन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना, देखो लोन जो है वो किसका पार्ट है भाई, कैपिटल रिसीट्स का, बट जो हमारे पास जो इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं ना ऑन दिस फॉरेन कंट्री लोन, वो किसका पार्ट होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का, बिकॉज इससे लाइबिलिटीज आ रही हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन प्रीवियसली गिवन बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक ने जो लोन दिए उसको भी आप रीपेमेंट करें तो आपकी क्या हो रही है, आइदर रीपेमेंट ऑफ द लोन कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, रीपेमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया था उसको आपने वापस कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, लाइबिलिटीज जो था वो जा रहा है भाई एक प्रकार से। स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात करें तो जो रीपेमेंट ऑफ द लोन्स हैं वो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वहाँ पे रीपेमेंट ऑफ द लोन्स आते हैं भाई। ठीक है, बिकॉज मेरा क्या था, लाइबिलिटीज़ जो थी कि मेरे चुकाना है पैसा वो रिड्यूस हो गया, सो रीपेमेंट ऑफ द लोन प्रीवियसली गिवन बाय द सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट, उसको हमने क्या किया, तो याद रखना भाई यहाँ पे कन्फ्यूजन है लोगों को बहुत होता है, यहाँ पे जो रीपेमेंट ऑफ द लोन है ना प्रीवियसली गिवन बाय द सेंट्रल बैंक
सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो किसके अंदर आएगा, वो हमारे पास कैपिटल रिसीट के अंदर आएगा। लेकिन आप एक चीज़ को समझो, क्यों कैपिटल रिसीट के अंदर आएगा, इसमें बस टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है भाई। हमारे पास कोई लोन दिया था सेंट्रल बैंक ने, सब सॉरी सेंट्रल बैंक नहीं बोल रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, गवर्नमेंट। सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को लोन दिया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या था, एक एसेट था, बिकॉज स्टेट उसमें क्या करती थी भाई, सेंटर को एक तरह से इंटरेस्ट देती थी, तो वो एसेट था। अब इसको रीपेमेंट कर दिया, ठीक है, उसका स्टेट ने रीपेमेंट कर दिया, तो हमारा एसेट जो था वो कम हो गया, सो वो कैपिटल रिसीट के अंदर आएगा, याद रखना भाई, है ना। एंड जो हमारे पास जो लोन्स, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट यूनियन टेरेटरीज को लोन प्रोवाइड कर रहा है, तब उसमें हमको इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट जब मिलेगा तो हमारे पास एसेट हो जाएगा, तो ये हमारे पास किसके अंदर आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। ये दोनों टर्मिनोलॉजी का आप डिफरेंस समझना। अगर सेंट्रल बैंक लोन दे रही है स्टेट्स को, तो वो अपने लिए क्या हो जाएगा, फायदा है, अपना एसेट क्रिएट हो रहा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। लेकिन वो जो लोन्स हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं वो वापस रीपेमेंट कर दिया जाएगा स्टेट के द्वारा, तो वो हमारा एसेट जो था वो कम हो गया, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, कैपिटल रिसीट्स। स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात करें तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो हैं, है ना, लाइक पीओ सेविंग अकाउंट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, प्रोविडेंट फंड्स, ये सब में क्या होता है भाई, कैपिटल रिसीट्स के अंदर आते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास एसेट है ना, उससे हमारे पास लाइबिलिटीज क्रिएट होती है क्या, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम तो पैसा देना पड़ेगा भाई, प्रोविडेंट फंड में कोई पैसा डालेगा तो हमको देना पड़ेगा, तो ये एसेट, ये सब जो है किसके अंदर आएंगे, लाइबिलिटीज क्रिएट होंगे, तो ये कैपिटल रिसीट्स के अंदर आएंगे। नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर इन द पीएसयूज, जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, हमारे पास असेट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो हमारे पास ये कैपिटल रिसीट्स के अंदर आएगा। तो याद रखना प्रोविडेंट फंड किसके अंदर आता है, सेविंग अकाउंट्स, बिकॉज हमारी ये लाइबिलिटीज़ हैं भाई, तो ये हमारे पास कैपिटल के अंदर आएगा। अब एक्सपेंडिचर है कि रिसीप्ट्स हैं, ठीक है, सब सेविंग सर्टिफिकेट, सेविंग अकाउंट्स हैं, प्रोविडेंट फंड्स, इनको फ़ायदा मिलता है, तो ये सब रिसीप्ट्स हैं यार, ठीक है, कैपिटल रिसीप्ट्स हैं ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग दैट आइदर क्रिएट एन एसेट और रिड्यूस लाइबिलिटीज़, है ना। लाइक अगर हम लैंड एक्वायर कर रहे हैं तो हमारे एसेट है भाई, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, परचेसिंग ऑफ शेयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, तो हमारे लिए क्या हो जा रहा है, एसेट क्रिएट हो रहा है। अगर सेंट्रल बैंक ने, सॉरी सेंट्रल बैंक बोलता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर स्टेट को लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमारे लिए क्या है भाई, एसेट है, तो इसीलिए वो किसके अंदर आएंगे, है ना, इट कम्स अंडर व्हाट, ये हमको मिलेगा, ठीक है, तो हमारे पास ये एसेट मिलेगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज हमने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया लेकिन उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो लोग कंफ्यूज होंगे वही आएंगे, लोन प्रोवाइडिंग, है ना, बाय द सेंट्रल बैंक टू द स्टेट इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल, बिल्कुल, बिकॉज इसके ऊपर एसेट क्रिएट हो रहा है एंड इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने लोन दिया और जो रीपेमेंट हो गया लोन का हमको मिला भाई, ये रीपेमेंट जो सेंट्रल बैंक के जो, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लोन दिया था उसका रीपेमेंट हुआ, मतलब हमको मिला, स्टेट ने रीपेमेंट किया ना, तो ये हमारे पास रिसीट्स के अंदर आ जाएगा। ना गवर्नमेंट डेफिसिट की बात करते हैं, गवर्नमेंट डेफिसिट, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट कलेक्ट बाय बेस ऑफ रेवेन्यूज इट इनकर अ डेफिसिट, जितना, है ना, ज़्यादा खर्चा कर दिए जितना मिलता है उससे, स्पेंड ज़्यादा देन द रिवेन्यू, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट। तो एक होता है रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट में क्या होगा, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो ज़्यादा हो गया भाई रिवेन्यू रिसीप्ट से, ठीक है। रिवेन्यू में समथिंग दैट इज नाइदर रिलेटेड टू क्रिएशन और रिडक्शन ऑफ द एसेट और लाइबिलिटीज़, यार एसेट लाइबिलिटीज़ की बात नहीं होती, वो रिवेन्यू के अंदर आएगा। एज अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कमिटेड, लाइक हमारे पास सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज जो है वो कमिटेड होता है, इट कैन नॉट बी इजीली रिड्यूस्ड, आसानी से हम क्या नहीं कर सकते, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। रिवेन्यू डेफिसिट इज अनडिजायरेबल, है ना, ये अनडिजायरेबल होता है एज इट इंडिकेट एक्सेसिव स्पेंडिंग ऑन डे टू डे नीड्स पोटेंशियली हिंडरिंग फ्यूचर रिटर्न एंड ग्रोथ। यार अगर यहाँ पे रिवेन्यू डेफिसिट आ गया मतलब हमारे लिए बहुत नुकसान है, बिकॉज आप समझना, मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज आप समझना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसके लिए खर्चा कर रहे हैं, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो ज़्यादा हो जा रहा है डे टू डे एक्सपेंडिचर यार, तो वो हमारे पास लॉन्ग टर्म रिटर्न एंड ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है।
फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी तक के 3 स्टार किसी क्वेश्चन पर नहीं लगाया मैंने, लेकिन ये 3 स्टार टॉपिक है भाई, फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, सो फिजिकल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर जो हमको होता है माइनस टोटल रिसीव्ड एक्सेप्ट बोरोइंग्स। याद रखना यहाँ पे बोरोइंग्स का एक्सेप्ट होता है। ये फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फॉर्मूलेस दे के बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके पास प्रीलिम्स में। टोटल एक्सपेंडिचर हमने जो खर्चा किया माइनस टोटल रिसीट हमको जो मिला, इसमें हमारे पास जो रिसिप्ट्स है ना उसमें हम बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करेंगे, वो हमारे पास फिजिकल डेफिसिट हमारी औकात दिखाता है। असली में फिजिकल डेफिसिट को आपको समझना है तो ये हमको याद रखना औकात से, ये हमारी औकात दिखाता है। ठीक है, सो इसमें टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग, इट रिफ्लेक्ट द गवर्नमेंट टोटल बोरोइंग फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सटर्नल बोरोइंग्स। यहाँ पे टोटल बोरोइंग्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज को रिफ्लेक्ट करता है इंक्लूडिंग डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल बोरोइंग्स यार। एंड इट सजेस्ट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ बोरोइंग इज डायरेक्टेड टूवर्ड मीटिंग कंपेंसेशन नीड्स रादर देन इन्वेस्टमेंट यार। हमारे पास जो बोरोइंग किया जा रहा है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बोरोइंग किया जा रहा है। ऐसा थोड़ी देश चलता है भाई, उधारी लेके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाना ये नहीं चलता। ठीक है, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट पोर्शन ये बताता है। लेकिन हिसाब से कोई फिजिकल डेफिसिट कितना है ये आपसे पूछा जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर निकालना, टोटल रिसीप्ट्स निकालना, इसमें बोरोइंग को मत रखना। एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज यार। एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन अगर मैं बताऊं यहाँ पे, सपोज करो प्रीवियस ईयर PYQ है भाई हमारे पास 2025 में आया था। क्वेश्चन ने दिया था हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कितना दिया है 80,000, रिवेन्यू रिसीप्ट हमारे पास कितना दिया है 60,000। ठीक है, हमारे पास बोरोइंग्स बताई गई है कितना है 10,000 है ना। हमारे पास बोला गया है इंटरेस्ट पेमेंट 4K। तो यहाँ पे आपसे बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछी जा रही है। अगर हम आंसर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमसे रिवेन्यू डेफिसिट पूछा जा रहा है। रिवेन्यू डेफिसिट कितना हो जाएगा भाई, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट क्या हो जाएगा 80K माइनस 60K इजिकल टू 20K। फिर हमको पूछा जाएगा फिजिकल डेफिसिट, तो फिजिकल डेफिसिट क्या हो जाएगा भाई 80K माइनस 60K, ये हमारे पास रिवेन्यू डिफिसिट आ गया। फिर उसमें और 10 माइनस करेंगे बोरोइंग्स को, बिकॉज फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड एक्सेप्ट बोरोइंग्स, मतलब इसमें बोरोइंग्स भी हटाया जाता है ना। तो यहाँ पे बिकॉज रिसीप्ट्स के अंदर यहाँ पे बोरोइंग्स आएंगे तो बोरोइंग्स को हमको हटाना पड़ेगा यार। रिसीप्ट्स के अंदर हमारे पास बोरोइंग्स आते हैं, तो देखो भाई यहाँ पे जो लोन्स थे है ना, कैपिटल रिसीट्स, उसमें लोन्स का पैसा भी तो आया भाई, मार्केट बोरोइंग्स भी तो आ रहे हैं रिसिप्ट्स के अंदर। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर, तो मार्केट बोरोइंग को यहाँ पे हटाना पड़ेगा ना भाई। तो मार्केट बोरोइंग यहाँ पे कितना हुआ होगा, रिसिप्ट था 60,000, उसमें से 10,000 माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 माइनस। अच्छा, इसमें रिवेन्यू रिसीट्स में है ना भाई, इसके अंदर और डालना पड़ेगा बिकॉज रिवेन्यू रिसीट्स की बात हो रही है, कैपिटल रिसीट्स का पार्ट हो जाएगा, बोरोइंग जो हैगा वो कैपिटल रिसीट्स का पार्ट हो जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू करना है ना, टोटल रिवेन्यू इसमें कितना हो जाएगा 60 प्लस यहाँ पे 10, तो ये हो जाएगा 70, दैट इज 10 हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट 10K। और यहाँ पे जो प्राइमरी डेफिसिट आपको बोल रहे हैं, यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट कितना हो जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू, प्राइमरी डेफिसिट अभी मैंने बताया यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज यार। तो फिजिकल डेफिसिट हमारे पास 10K आ गया है माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज 4K, इट इज इक्वल टू 6K। 6K हमारे पास क्या हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बेसिक चीज़ें समझना बहुत जरूरी है। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज एंड दिस बोरोइंग आर द पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसीव्ड्स है ना। मच ऑफ द गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट इज एट्रीब्यूटेड टू द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द पास्ट डेट। जो हमारे पास ज़्यादातर जो गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट आज हम देख रहे हैं वो जो पहले के ज़माने में जो लोन लिए हैं उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से है यार। इसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमारे पास किसका पार्ट हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा।
The primary deficit highlight the current fiscal imbalance in the government's budget excluding the interest obligation on the accumulated डेट। ठीक है, तो जो हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट है वो क्या बताता है, जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं फिजिकल डेफिसिट से उसको हटा देता है। ठीक है, तो वो आज का जो सिनेरियो है उसको बताता है। ठीक है, हाईलाइट द करंट फिजिकल इम्बैलेंस, तो करंट फिजिकल इम्बैलेंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले का जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उसको हटाना पड़ेगा। नाउ इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो revenue expenditure is intended not to create physical or financial asset but this poses challenge in accounting। यार जो revenue expenditure है उसमें क्या हो रहा है ना, सिर्फ कोई फिजिकल या फिर फाइनेंशियल एसेट नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे जो पेंशन हैं, सैलरीज हैं, वो सब सब्सिडीज हैं, वो सब पेमेंट कर रहे हैं, तो चैलेंज इन अकाउंटिंग में दिक्कत होता है। एंड ग्रांट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट्स। ठीक है, जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट्स को मिल रहा है उस पर हमको इंटरेस्ट मिलेगा। सो वो किसका पार्ट है, ग्रांट्स लोन्स जो है वो हमारे पास। ठीक है, तो ग्रांट्स जो है वो हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 में हम पैसा बस दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट को दे रही है। सो इट इज़ द पार्ट ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, येट सम क्रिएट एसेट ओन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कुछ यहाँ पे एसेट बनाते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे रखता है, बट ये अच्छी बात नहीं है। फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स इट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बट इट्स इवेंचुअली रिजल्ट इन एसेट क्रिएशन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है स्टेट को जो दे रही है ना, स्टेट वो जाके स्टेट में जाके एसेट बनाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट ये एसेट बना रहे हैं क्रिएशन के, चलो एक तरह से ये ठीक ही है। फॉर इंस्टेंस मनरेगा प्रोग्राम जो है वो ग्रांट करता है क्रिएशन ऑफ एसेट लाइक रोड्स एंड पॉन्ड्स, तो ये तो हमारे पास गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट एक तरह से स्टेट के लिए एसेट बना रहा है। देयरफॉर सेंट्रल गवर्नमेंट कैलकुलेट इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट एक्सक्लूडिंग ग्रांट्स यूज्ड फॉर एसेट क्रिएशन एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इंक्लूड्स ग्रांट्स। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में ग्रांट्स आते हैं। सो इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, रिवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट टू दी स्टेट फॉर क्रिएटिंग कैपिटल एसेट, बिकॉज जो स्टेट के पास पैसे जा रहे हैं उसमें तो एसेट ही बनाएगा। सो रिवेन्यू हमारा एक्सपेंडिचर में हमने क्या किया, माइनस कर दिया ग्रांट्स को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ग्रांट्स को ऐड कर दिया, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ एक तरह से लाइबिलिटीज यहाँ पे है ना, ग्रांट्स कैपिटल पार्ट आ रही हैं हमारे पास, इस चीज़ पे खर्चा कर रहे हैं जहाँ पे एसेट बन रहा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, बिकॉज इट ग्रांट टू द स्टेट फॉर क्रिएटिंग कैपिटल एसेट, रोड एंड पॉन्ड्स बन रहे हैं, तो रिवेन्यू डेफिसिट से माइनस कर देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्लस कर देंगे। सो इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रिवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स, बिकॉज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से ये जा रहा है। एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्लस कर देंगे ग्रांट्स टू दी स्टेट्स को, बिकॉज वो एसेट को क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे इनडायरेक्टली। तो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट, ये हमने बात किया और वेट क्लासिफिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल डेफिसिट वाला फॉर्मूला, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट। यार प्राइमरी डेफिसिट में हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़,